नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आप सभी का प्रिपरेशन मंत्र पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज हम मध्यकालीन भारत को 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला अर्ली मिडेवियल, अर्ली मिडेवियल 712 एडी से 1206। फिर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। फिर हम मुगल्स पढ़ेंगे 1526 से लेके 1857 तक। और हम टॉपिक वाइज चलेंगे, एक से सीक्वेंस वाइज चलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पे आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और ये ईरान से आया था। ईरान से इसको किसने भेजा था? अल हज्जाज, जो वहाँ का खलीफा था, उसने इसको भारत पे आक्रमण के लिए भेजा था। अब इसने आक्रमण कहाँ पे किया? सिंध पे आक्रमण किया। उसमें सिंध का राजा कौन था? दाहिर। और इसी लड़ाई को रेवाड़ की लड़ाई बोलते हैं। जो सिंध आज के पंजाब साइड है, उस साइड का एरिया है सिंध, वहाँ सिंध पड़ता है, तो वहाँ पे इसने पहला आक्रमण किया। जो पहला तुर्क आक्रमण था, ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। जो पहला तुर्क आक्रमण था वो किसने किया था? गजनबी ने किया था। किसने किया था? गजनबी ने किया था। और ये कहाँ का महमूद था? ये गजनी एक प्लेस का नाम है, वहाँ का महमूद था, इसलिए इसको महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। इसने एक बार आक्रमण किया, इसने लूटपाट किया और चला गया। इसने 17 बार आक्रमण किया। और इसका जो 15वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे था, जो आज गुजरात में है। उस मंदिर पे इसने 15वां आक्रमण किया था। कब? 1025 में। और यहाँ से इसने करीब 30,000 किलो सोना लूट के ले गया था। और इसका जो पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में, वो कहाँ पे था? जो आज प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान है, वहाँ पे इसका पहला हमला था। और एक इतिहासकार था फिरदौसी, इसकी एक फेमस बुक है शाहनामा। ये फिरदौसी जो है वो इसी के टाइम पे था। अब हम देखते हैं जो सेकंड तुर्क आक्रमण था वो किसने किया था? वो मोहम्मद घोरी ने किया था। इसने कितने बार आक्रमण किया भारत पे? इसने 5 बार आक्रमण किया। और जो इसके 2 फेमस आक्रमण हैं 1191 और 1192 पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट बैटल ऑफ तराइन। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था उसमें कौन जीता? उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता, उसने छोड़ दिया। फिर जो सेकंड हुआ उसमें घोरी जीत गया, मोहम्मद घोरी। और यहीं से मुस्लिम शासन का शुरुआत होता है भारत पे। अब ये एक नॉमिनी छोड़ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक नॉमिनी छोड़ जाता है अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये चला जाता है। और ये इसका स्लेव था, इसका दास था। यही स्लेव बाद में खुद को राजा घोषित कर देता है और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत में देख लेते हैं कौन कौन सी डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में तो टोटल 5 डायनेस्टी है, 5 वंश है, टोटल 5 वंश है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी। जिसमें ये 3 वंश जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा समय तक जो वंश रहा था वो तुगलक वंश था। सबसे कम समय तक जो रहा वो खिलजी वंश था। अब हम गुलाम वंश को पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो मोहम्मद घोरी था वो अपना नॉमिनी छोड़ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका स्लेव रहता है, और बाद में यही स्लेव खुद को राजा घोषित कर देता है। तो यहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। तो कुतुबुद्दीन इसका फाउंडर हो गया। फिर शमसुद्दीन इसका बेटा था और ये रियल फाउंडर था। रुकबुद्दीन
ये शमसुद्दीन का बेटा था, ये वीक रूलर था। रज़िया सुल्ताना शमसुद्दीन की बेटी थी, फिर बरहम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, फिर आखिरी शासक कौन था? गुलाम वंश का कैकुबद। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं वो हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन, रज़िया और गियासुद्दीन को। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये किसका स्लेव था? मोहम्मद घोरी का स्लेव था। इसको लाख बख्श के भी नाम से जानते थे क्योंकि ये काफ़ी दानी था, इसीलिए इसको लोगों ने टाइटल दिया लाख बख्श। इसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ पे है? अजमेर में है। इसने कुतुब मीनार जो दिल्ली में आप लोग देखते हैं कुतुब मीनार, उसका भी कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट कराया था। किसके ऑनर में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में। इसने बेसमेंट बनवा पाया था, सिर्फ पूरा निर्माण नहीं करवा पाया था। फिर इसका पूरा निर्माण इसके बेटे इल्तुतमिश ने कराया। अब हम इल्तुतमिश पे आ जाते हैं। देखो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, जो कीवर्ड्स, जैसे लाख बख्श हो गया, ये 2 मस्जिदें हो गई, कुतुब मीनार हो गया, किसके ऑनर में बनवाया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये सब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, और मैंने वही मैंने पॉइंट्स इकट्ठा कर रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आ जाते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश पे। तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये वास्तविक संस्थापक था। क्यों? 2 रीजन थे इसके। पहला, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। कुतुबुद्दीन के टाइम पे लाहौर जो था वो इनकी राजधानी हुआ करती थी, बट इसने दिल्ली पर रह के राज किया था। ये पहला रूलर था जो दिल्ली पर रह के राज किया था, इसीलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दूसरा, उसने खुद को टाइटल दिया था सुल्तान का। कुतुबुद्दीन जो था उसने खुद को सुल्तान का टाइटल नहीं दिया था, उसने मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया था, इसलिए भी इसको रियल फाउंडर कहते हैं। अब इसने दिल्ली को राजधानी शिफ्ट कर लिया। इसने चालीसा का गठन किया। अब चालीसा क्या है? चहलगनी भी बोलते हैं इसको। देखो चालीसा जो है ये तुर्क सरदारों का एक समूह था। इसमें क्या होता है, जैसे कहीं लड़ाई पे जाना है तो ये एक समूह बना के रखते थे। 40 जो पावर्स थी वो थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो ये जो 40 लोग थे, जब भी इनको जरूरत पड़ती थी तो ये उनकी हेल्प ले लेते थे। तो चालीसा क्या है? तुर्क सरदारों का समूह है। अब देखो इसने 2 सिक्के लॉन्च किए थे, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्का का क्या? टंका बोलते थे, और तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे? जीतल। अब इसने इक्ता सिस्टम लॉन्च किया था। इक्ता सिस्टम क्या था? ये एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन था। देखो ये एग्रीकल्चर लैंड है, मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अलग अलग सोल्जर्स में। ये लैंड है, इसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सोल्जर्स में। वो सोल्जर्स क्या करते थे, यहाँ से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जो भी देख रेख करनी है, तो ये वो सोल्जर्स करते थे इल्तुतमिश से। तो इसी को इक्ता सिस्टम बोलते थे। तो इसने इक्ता सिस्टम लॉन्च किया था। इसने कुतुब मीनार को पूरा किया। और एक बार चंगेज़ खान जो है वो जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था, तो जलालुद्दीन आया था इनके दरबार में मदद मांगने, बट इल्तुतमिश ने उनके मदद को अस्वीकार कर दिया, मतलब स्वीकारा नहीं। और अगर इसको वो शरण दे देते हैं तो ये भी चांसेस थे कि चंगेज़ खान गुलाम वंश को भी नष्ट कर सकता था, क्योंकि चंगेज़ खान काफ़ी वो था, क्या बोलते हैं उसको, उपद्रवी था एकदम। तो इसलिए इसने वंश को बचाया, इसको शरण न देके इसने वंश को भी बचाया था। चंगेज़ खान आज तक का, अगर नेटवर्थ के हिसाब से देखेंगे तो आज तक का सबसे अमीर इंसान है चंगेज़ खान। अब हम आ जाते हैं रज़िया सुल्ताना पे। उसका जो बेटा था इल्तुतमिश का, रुकबुद्दीन, वो वीक रूलर था, और इल्तुतमिश भी चाहता था कि रज़िया सुल्ताना ही इसकी सक्सेसर बने, इल्तुतमिश की सक्सेसर रज़िया सुल्ताना ही बने। तो वो 6 महीने तक बना, फिर इसने उसको सक्सीड कर लिया। अब देखो ये एकमात्र ऐसी महिला है, मुस्लिम महिला, जिसने भारत पर राज किया, शासन किया। अब देखो याकूत जो है ना, याकूत रज़िया का स्लेव था, और अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया रज़िया का बचपन का प्यार था, चाइल्डहुड लवर था ये। अब क्या होता है, अल्तुनिया बचपन का प्यार था और याकूत इसका स्लेव था, तो बाद में क्या होता है, रज़िया की नज़दीकें याकूत से बढ़ने लगती हैं। तो अल्तुनिया बेचारा
गुस्सा तो आएगा ही किसी को भी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, समझ रहे हो। तो अल्तुनिया फिर क्या करता है, इनके अगेंस्ट विद्रोह कर देता है और याकूत को मार देता है, याकूत को मार देता है, तो याकूत का मर्डर कर देता है और रज़िया को कैद कर लेता है, रज़िया को। अब रज़िया से पूछता है कि दो ऑप्शन है, या तो तुम जेल में पड़ी रहो या तो मुझसे शादी कर लो। तो रज़िया अल्तुनिया से शादी कर लेती है। उसके बाद ये लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। तो दिल्ली जब जाते हैं तो जो बरम शाह था, एक बरम शाह, वो क्या करता है, इल्तुतमिश का ही बेटा था, इसका भाई था। तो बरम शाह कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाती है और इसकी हत्या कर दी जाती है, समझ रहे। तो रज़िया गुंडों में फंस गई और बेचारी मर गई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, गयासुद्दीन बलबन। तो देखो जो चालीसा सिस्टम था ना, उसमें थोड़ी जो पावर्स थी ना, वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। तो अब राजा की मतलब चलती थी, बट ऐसा नहीं कि राजा जो चाहे वो कर ले, ये पॉसिबल नहीं था कि राजा जो चाहे वो कर ले। जैसे हमारे देश में ये मानो प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे एग्री नहीं करते, तो प्रधानमंत्री ये नहीं कि कुछ भी चाहेंगे वो कर लेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ सिस्टम है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से कुछ भी पास करना होता है, पास होता है। तो अकेला कोई मर्जी से वो नहीं कर सकता। तो ये चालीसा सिस्टम में था कि अब जो पावर थी, चालीसा सिस्टम की पावर स्ट्रांग होती जा रही थी। और ये जो गयासुद्दीन बलबन था ना, ये भी इन्हीं चालीसा में से बना था, चालीसा का ही एक मेंबर था। इसको फिर बाद में राजा बन जाता है और चालीसा की पावर थोड़ी इंक्रीज होने लगती है अब। तो सबसे पहले तो ये इस चालीसा सिस्टम को ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि जैसे मैं इन चालीसा से आ गया बन के, ऐसे कोई और चालीसा मुझे हटा के कोई चालीसा सिस्टम न बन जाए। और चालीसा की पावर भी इंक्रीज हो रही थी, तो इसने सबसे पहला जो काम करता है वो चालीसा सिस्टम को ये तोड़ देता है। ये एक स्पाई सिस्टम भी लॉन्च करता है, जासूस, कि जो लोग जासूसी करें कि कहीं राजा के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट तो नहीं छिड़ रहा, कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। तो इसके लिए इसका एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग, जिसका नाम क्या था, दीवाने अर्जी। जो ऐसे टर्म्स आते हैं ना, दीवाने अर्जी, दीवाने कोही, आईने दहसला, ऐसे जो टर्म्स आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि दीवाने अर्जी किसका मिलिट्री डिपार्टमेंट था, तो गयासुद्दीन बलबन का डिपार्टमेंट था। ये लॉ और रक्त नीति को फॉलो करता था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसका मतलब क्या था, नो वन कैन अपोज किंग, कोई किंग को अपोज नहीं कर सकता, और कोई भी अगर किंग को अपोज किया तो सीधे उसको मार दो। ये ऐसी पॉलिसी फॉलो करता था। खुद को इसने जिले इलाही का टाइटल दे रखा था। जिले इलाही का क्या मतलब होता है, शैडो ऑफ गॉड। जिले इलाही का मतलब है शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई। इसने दो सिस्टम लॉन्च किए थे, पैबोज और सजदा, जो जैसे ग्रीट करते हैं ना, ग्रीट, तो ग्रीट करने के लिए इसने दो लॉन्च किया था, पैबोज एंड सजदा। पैबोज में क्या होता है, किसिंग ऑफ फीट, पैरों को चूमना। सजदा में होता है दंडवत प्रणाम। अगर आपको कोई भी बात रखनी हो राजा के सामने, तो सबसे पहले आप दंडवत प्रणाम करेंगे, पाँव को चूमेंगे, उसके बाद ही आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये था गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड। अब इसका आखिरी रूलर कौन था, कैकुबद। उसके बाद आखिरी रूलर को कौन, खिलजी वंश मार देती है। फिर यहाँ से स्थापना होती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खां, खुसरो खां। लास्ट रूलर कौन है, खुसरो खां। अरे फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और आपने देखा होगा मूवी में अलाउद्दीन खिलजी कि ये अपने ससुर, इसका ससुर रहता है, इसको मार देता है और फिर खुद राजा बन जाता है। तो हम इसमें अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने वाले हैं। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, अरे यार, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाता है, प्रशासनिक सुधार करता है। पहला, जो धार्मिक स्थलों को जमीन दी जाएगी वो बिना टैक्स के दी जाएगी, निःशुल्क अनुदान होगा, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं। स्पाइस सिस्टम को इसने पुनर्गठित किया, वही देखने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही राजा के अगेंस्ट। शराब के उपयोग पे रोक लगा दी इसने, शराब बैन कर दिया। और कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकता विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के कोई भी अंतर जातीय या अंतर धर्म विवाह नहीं हो सकता। इसने 3 बाजार लॉन्च किए हैं फिक्स्ड प्राइस के। यहाँ पे जो सामान है ना, ये नहीं कि जो भी मर्जी आ रही उतने में तुम सामान बेच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है।
फिक्स प्राइस पे अनाज, महंगे कपड़े और गुलाम, घोड़े और मवेशियों का। अब देखो क्या है, जो बाजार है ना वो एक अधिकारी के नियंत्रण में रहता था, उसको कहते थे साहना, साहना। और बाजार पे दो अधिकारियों की नजर भी रहती थी, दीवाने रियासती और साहने मंदी। अब ऐसा था ना कि अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अब इसने ये क्यों किया, क्योंकि इसने कर वसूलने का तरीका बदल दिया था, टैक्सेशन का तरीका इसने चेंज कर दिया था। कैसे चेंज कर दिया था, जो पहले के शासक थे उनका ऐसा था कि वो फिक्स टैक्स लेते थे, कि मानो 100 रुपये टैक्स लिया, सबसे 100 रुपये लेंगे। अब किसी की सैलरी कम है, किसी की ज़्यादा है, उधार लेके आता था। इसने क्या किया, इसने किया कि अब जो 50% प्रोडक्शन होगा, उत्पादन, वो टैक्स था। टैक्स कितना कर दिया, 50% प्रोडक्शन, जो भी आप उपजाएंगे, मानिए 100 किलो गेहूँ उपजाते तो 50 किलो आप टैक्स के रूप में देंगे। तो अब इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम इसे लॉन्च किया था, क्योंकि अब जब 50% प्रोडक्शन, तो ये भी पता रहना चाहिए ना कि कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। मानो आप 200 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 100 किलो, 200 रुपये कमा रहे हैं, आप बता रहे हैं 100 किलो। तो इसलिए इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाया था कि मार्केट पे पूरी नज़र होगी, किसकी, साहना की, इन ऑफिसर्स की, जिससे हमें ये पता रहे कि कौन कितना कमा रहा है और उससे उसी हिसाब से टैक्स वसूला जाए। अब एक खुला बाजार था जिसको सारा-ए-अदल कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालौन, इन सब पे कब्जा किया था। इसने चित्तौड़ पे भी कब्जा किया था। चित्तौड़ का राजा कौन था, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। इसकी वाइफ कौन थी, पद्मावती, मूवी में आप लोग देखे होंगे। अब देखो, मलिक कफूर इसका स्लेव था, मलिक कफूर। इस मलिक कफूर को, ये गुजरात में गया था एक बार, वहाँ पे किसी रानी से शादी की थी, तो ये इस गुजरात में ही इस मलिक कफूर को देखता है। ये काफ़ी टैक्टिक्स में काफ़ी माहिर था। ये इसकी जो लड़ाई लड़ने की चाल वगैरह थी वो काफ़ी यूनिक हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन को ये दिखा, सुंदर सा था काफ़ी, तो अलाउद्दीन ने इसको 100,000 दिनार में खरीदा। कितने में, 1000 दिनार में खरीद लिया। इसीलिए इसको हम मलिक कफूर को 1000 दिनारी नाम से भी जानते हैं, 1000 दिनारी नाम से। और अलाउद्दीन इसको और भी नयाब क्या क्या भी बुलाता था, तो नयाब भी हम किसको जानते हैं, मलिक कफूर को। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ये दो प्रणाली शुरू की थी, दाग और चेहरा। दाग क्या था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स की ब्रांडिंग करना, जिससे ये बता रहे कि ये घोड़े हमारे हैं। और चेहरा क्या था, चेहरा एक समझ लो हुलिया, इसको हुलिया भी कहते हैं। ये जो उसके सोल्जर्स थे उनकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म थी कि इस यूनिफॉर्म में रहेंगे, जिससे पहचान में आ जाए कि, या समझ लो एक यूनिफॉर्म दे दी थी जिससे सब एक जैसे दिखे, ऐसा जैसे आजकल स्कूल ड्रेस वगैरह होता है, तो वैसे चेहरा इसने लॉन्च किया था सोल्जर्स के लिए। राजस्व का संग्रह कौन करता था, मुस्तक राज एक डिपार्टमेंट था, वो राजस्व संग्रह करता था। अब हम आ जाते हैं तुगलक वंश पे, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब देख लेते हैं गियासुद्दीन तुगलक को। तो गियासुद्दीन जब अपने जब खिलजी के आखिरी रूलर को मारता है ना, खुसरो खां, तो उसी वक्त इसने जो इसका नाम, ओरिजिनल नाम गाजी मलिक रहता है, और जब ये आखिरी खिलजी रूलर को मारता है तो इसने खुद को टाइटल क्या देता है, गियासुद्दीन तुगलक। एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो भाई रहता है, चचेरा भाई जौना उलुग खान, ये इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, खुद को ये टाइटल देता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका क्या नाम होता है, जौना उलुग खान। अब उत्तराधिकारी बन जाता है, और गियासुद्दीन तुगलक क्या बनवाया है, तुगलकाबाद किला, समझ गए। तो ये खुद को गाजी मलिक खुद को गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल देता है, और इसके मरने के बाद इसका जो भाई रहता है, इसका पुत्र रहता है, जौना खान इसका पुत्र रहता है, और इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक, ये किसका भाई रहता है, फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई, फिरोज शाह
तुगलक का चचेरा भाई रहता है ये। तो ये उसका पुत्र उत्तराधिकारी बन जाता है। इसने तुगलकाबाद फोर्ट भी बनवाया रहता है। अब देखो अगले क्वेश्चन, अगले पे आ जाओ। मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो राजा है ना, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, बट जितना पढ़ा लिखा था तो उतना ये मूर्ख भी था, क्योंकि इसने जो 5 कार्य किए थे वो हमेशा उसके अगेंस्ट विद्रोह ही चला। 25 वर्षों में 30 विद्रोहों का सामना किया इसने। अब देखो क्या क्या इसने किया। इसने दोआब में टैक्स बढ़ा दिया। दोआब में, जो दोआब रीजन था वहाँ पे इसने टैक्स इंक्रीज किया। और इंक्रीज कब किया? जब सूखा पड़ा था। सूखा के टाइम पे इसने टैक्स इंक्रीज कर दिया। समझ रहे हो? सूखा के टाइम पे टैक्स इंक्रीज कर दिया। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। दिल्ली से दौलताबाद, क्योंकि इससे साउथ कंट्रोल नहीं हो रहा था। दौलताबाद, इसने दिल्ली ऊपर है नॉर्थ में, अब इसे साउथ कंट्रोल नहीं होता, तो ये कहाँ राजधानी शिफ्ट कर लेता है? दौलताबाद। फिर जब ये दौलताबाद आ जाता है तो फिर इससे ऊपर का कंट्रोल नहीं हो रहा था, नॉर्थ का कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो फिर ये वापस दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। तो दिल्ली से दौलताबाद, आप लोग गांव में अगर रहे हो तो आप सुने होंगे, कुछ लोग जैसे कमाने नहीं जाते हैं, कमाने इधर से उधर फिर जाते हैं, जब कमाने इधर उधर भटकते रहते हैं, तो लोग उनसे कहते हैं ना, कहाँ दिल्ली से दौलताबाद घूमता होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से ही टर्म आया दिल्ली से दौलताबाद, कि भटकना, इधर उधर भटकना। टोकन मुद्रा का परिचय दिया इसने, जो फेल हो गया पूरी तरह टोकन करेंसी इसकी फेल हो गई। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि विभाग, उसका क्या नाम था? दीवाने को ही। ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है। दीवाने को ही किसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, किसके टाइम पे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब आ जाओ फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह इसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये। फिरोज शाह कोटला, इसने ग्रेट बिल्डर था। इसने 300 से भी ज़्यादा शहरों और कस्बों का निर्माण किया था। जौनपुर, इसने अपने भाई का नाम मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था? जौना। तो उसी के याद में इसने जौनपुर शहर बसाया था। और हिसार भी इसने बसाया है। फिरोजाबाद जहाँ पे चूड़ियों के लिए फेमस है, लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद यूपी में। फतेहपुर को अकबर ने बसाया था, फतेहपुर सिकरी को। अब हम आ जाते हैं दर उल सिफा। इसके जो 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, मतलब 4 प्रकार के इसने दीवाने। दर उल सिफा ये दान हॉस्पिटल था। दर उल सिफा दान हॉस्पिटल था। दीवाने खैरात, एक जो पुअर गर्ल्स होती हैं उनकी शादी के लिए ये डिपार्टमेंट था, दर उल सिफा। दीवाने बन गदन ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था, रोजगार ब्यूरो। दीवाने इस्तिकाका ये ओल्ड एज पेंशन था, वृद्धावस्था पेंशन था। तो ये 4 इसने काम किए थे। और ऐसे टर्म्स आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, ये टर्म किससे रिलेटेड है। इसने नहर, सबसे लंबी नहर सतलुज से होसी, कैनाल के हेल्प से इरिगेशन करने वाला पहला शासक था, जिसने कैनाल के हेल्प से इरिगेशन प्रणाली को अपनाया था। और इसने 10% इरिगेशन टैक्स भी लगाया था इसी पे। अच्छा, कैनाल का सबसे पहले कैनाल बनाना सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, गाजी मलिक। और इसने कैनाल सिस्टम से इरिगेशन प्रणाली अपनाई थी और उस पर 10% टैक्स भी लगाया था इसने। अब देख लो, कुरान द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। जजिया। अब जजिया कोई नया टैक्स नहीं है, जजिया पहले भी लोग लगा चुके हैं, पहले भी शासक जजिया टैक्स को लगा चुके थे। बट उसमें से जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण्स एंड वुमेन्स, ये इंक्लूडेड नहीं थे। जो जिजिया टैक्स क्या है? गैर मुस्लिम टैक्स है, नॉन मुस्लिम टैक्स है, मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो टैक्स देगा। बट ब्राह्मण और वुमेन में इंक्लूड नहीं थे, मतलब ये भी टैक्स नहीं देते थे पहले। बट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इसने ब्राह्मण्स को भी इंक्लूड कर लिया कि ब्राह्मण्स भी टैक्स देंगे। तो थोड़ा ये इसकी पॉलिसी जो थी वो हिंदू विरोधी थी। ज़कात, ये संपत्ति पर 2% टैक्स था। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कब्रों पर पूजा करने पर भी रोक लगा दी थी। तैमूर का आक्रमण हुआ इसी टाइम पे, मतलब इसके बाद के जो शासक थे 1399 में तैमूर का आक्रमण हुआ। इसका जो लास्ट रूलर था मोहम्मद शाह तुगलक अंतिम शासक था।
और इसके बाद ये जो तैमूर था ये एक नॉमिनी छोड़ जाता है, खिज़र खां। फिर खिज़र खान ही नई डायनेस्टी की स्थापना करता है, सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। अब सैयद वंश में सैयद वंश और जो इसके बाद वाला वंश है, कौन सा वंश है इसके बाद वाला, लोधी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। खिज़र खां फाउंडर था, मुबारक शाह जो था ना उसने मुबारकाबाद शहर बसाया हुआ है। आलम शाह का क्या है कि ये जो है ना आलम शाह डरपोक टाइप का था, ये थोड़ा डरपोक टाइप का था। इसने बहलोल लोधी के डर से इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदायूं शिफ्ट कर ली थी। बहलोल लोधी जो है ना, अब ये इसको पता चल जाता है कि अब दिल्ली में कोई है नहीं, तो ये दिल्ली जाके सीधे नई डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। और ये पहला ऐसा राजा बनता है ना जो बिना लड़ाई किए ही दिल्ली को हासिल कर लेता है। दिल्ली में उसके अनुमति का लाभ पाकर बहलोल लोधी 1451 में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो पहला ये शासक था जो बिना लड़ाई लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब आखिरी डायनेस्टी आ जाती है दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी फाउंडर हो गया, सिकंदर लोधी। अच्छा, सिकंदर लोधी जो है ना इसने आगरा को बसाया था, आगरा जो यूपी में है उसको बसाया था। इसी का नाम निज़ाम खान भी है, निज़ाम खान, इसी का नाम है निज़ाम खान। अब इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर, इब्राहिम लोधी के बारे में देख लेते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई बाबर और इसके अगेंस्ट, तो बाबर आर्टिलरी तोप वगैरह को इंट्रोड्यूस किया था। तोप खानों को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला जो शासक था भारत में वो कौन था, बाबर था। और इसकी जो सेना थी ना वो तो बड़ी थी काफ़ी, बट इसके तोपों के सामने नहीं टिक पाई। ये क्या करता था बाबर, जैसे यहाँ पे गड्ढा खनवा दिया, ये ज़मीन है, यहाँ पे इसने गड्ढा खनवा दिया, यहाँ पे लगा दी इसने तोप। इसके सैनिक कहाँ रहते थे, अंदर रहते थे। सैनिक इसके अंदर हैं, अंदर से ही तोप चलाते थे। यहाँ पे जो सेना है धराशायी हो जाती थी। तो आर्टिलरी एक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला शासक था तोपखानों को, कौन था, बाबर था। इसको दौलत खान ने बुलाया था, यहाँ पे दौलत खान ने इनवाइट किया था, दौलत खान ने इसको इनवाइट किया था कि आओ इसको हराओ। अब इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पड़ जाती है। अब मुगल साम्राज्य पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ये जो बात है ना, इसने इसको दौलत खान ने इनवाइट किया था, ये इसने बाबरनामा में लिखा हुआ है। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है कि मुझे दौलत खान ने इनवाइट किया था भारत में इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट रिवोल्ट लड़ाई करने को। अब मुगल साम्राज्य में आ जाओ, ये अर्ली मुगल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब हम आ जाते हैं बाबर पे। बाबर को देख लेते हैं, फाउंडर था मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने की थी, मुगल एम्पायर की। अच्छा, इसने जो भारत में पहला युद्ध लड़ा था ना वो भेटका पंजाब, भेटका भेरा है, ये भेरा पंजाब, 1519 में ये पहला भारत में पहला अटैक जो है इसने 1519 में किया था भेरा पंजाब में। 1526 में इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। किसके अगेंस्ट, इब्राहिम लोधी ने पीछे पड़ लिया। खानवा राणा संगा, चंदेरी मेदिनी राय और घाघरा महमूद लोगी, अफगान्स के अगेंस्ट। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो 1526, 27, 28, 29, 30, 5 लगातार कंटिन्यू 5 वर्ष है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो ये याद करने का तरीका है, इसको याद कर लीजिएगा। इसने तुझके बाबरी का, बाबरी जो है इसमें तुझके बाबरी इसकी आत्मकथा है। इसको भी इसी को बोलते हैं बाबरनामा, बाबरनामा ना, कोई गलत बोल रहा हूँ क्या, बाबरनामा, हाँ बाबरनामा, तुझके बाबरी। अब्दुल रहीम खाना खाने ने इसको कन्वर्ट किया फारसी में। काबुली बाग, इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। और जो मीर बेबी थी, मीर बेबी जो था इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जो अब धराशायी हो चुका है और इस पर भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। तो वही जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की, गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के बाद।
और 1530 में मर गया। इसका जो जब ये मरा तो इसका जो बॉडी है आरामबाग में क्या बोलते हैं उसे, टॉम, बट बाद में ये ट्रांसफ़र कर दिया गया अफगानिस्तान काबुल में, जो इसकी जन्मस्थली थी वहाँ पे। अब हम पढ़ लेते हैं हुमायूं को। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556, बीच में 15 साल, बीच में 15 साल कौन राज किया? सूर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी ना। अब इसने दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बना दी। पहली राजधानी क्या थी? काबुल थी। दूसरी राजधानी इसने दीन पनाह को बना दिया। शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की। उसने हुमायूं के साथ 2 युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध लड़े, चौसा का युद्ध लड़ा, कन्नौज का युद्ध लड़ा। चौसा के युद्ध में हुमायूं को दोनों में हरा दिया था। और जो दूसरा युद्ध लड़ा तो फिर ये भाग जाता है। 15 साल इसने एग्जाइल में गुजारा, ईरान भाग जाता है। 15 साल इसने 15 वहाँ पे रहा। और उसके बाद बैरम खां के साथ ये अपना पूरा सेना बनाता है, इकट्ठा करता है। और उसके बाद जब इसका जो शेरशाह सूरी का बेटा रहता है सिकंदर शाह सूरी, तो 1555 में फिर भारत पे आक्रमण करता है। कौन सी लड़ाई? मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को, जो इसका बेटा था शेरशाह सूरी का, उसको हरा देता है। और फिर ये दोबारा राज करता है। बट अगले साल ही वो मर भी जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, शेर मंडल, और माना जाता है कि वहीं से सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। हुमायूं की जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की, क्योंकि बायोग्राफी है इसकी हुमायूं नामा, क्योंकि ये तो मर ही गया था, समय मिला नहीं बेचारे को लिखने का। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम ने बनवाया, जो इसकी वाइफ थी। पुराना किला का निर्माण कराया इसने, हुमायूं द्वारा निर्मित शेरशाह द्वारा पूर्ण किया गया पुराना किला। और शेर मंडल लाइब्रेरी भी इसी ने बनवाई थी। शेर मंडल पुस्तकालय की इमारत की सीढ़ियों से गिर के मर गया है शेर मंडल, पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। अब आ जाओ शेरशाह सूरी को देख लेते हैं। देखो, सूरवंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। इसका जो मूल नाम था ना वो फरीद था। और इसने 4 महत्वपूर्ण काम किए। दीवाने विजाड़ या वाजीर कह लो, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवाने इंसाफ। जो सेना का प्रभारी था उसको क्या बोलते थे? दीवाने आरिज। जो विदेश मंत्री था उसे दीवाने रसातल। जो संचार मंत्री था, कम्युनिकेशन मिनिस्टर कह लो आज की डेट में, दीवाने इंसाफ। और दीवाने विजाड़ या वजीर, राजस्व और वित्त मंत्रालय। अच्छा, इसने भू राजस्व प्रशासन पे काफ़ी जोर दिया था। जो टोडरमल था, टोडरमल, वो इसी के राज में था, टोडरमल। और ये फिर बाद में अकबर के भी उसमें रहता है, राज में। टोडरमल फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के काफ़ी उसने, जैसे आईन तहसला, ये सब काफ़ी लॉन्च किया है। अब देखो, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रसिद्ध हिंदी कवि पद्मावत इसी के टाइम पे लिखी गई थी। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी 1555 में इसका जो बेटा था उसी को हरा के ये बाद में, जैसे ये 5 साल राज करता है और बाकी 10 साल इसका बेटा। अब अकबर पे आ जाते हैं। अकबर ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम। आज के डेट में आप लोग क्या बोलते हैं? गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसलिए भी ग्रेटेस्ट था क्योंकि ये सबके साथ मतलब सुलह करके रहना चाहता था। ये नहीं कि लड़ाई ही करो, खून खराबा करो। इसका मानना था कि शांति से भी रहा जा सकता है, समझ रहे हो, ट्रीटी वगैरह करके। तो महान शासकों में से एक था और हिंदू विरोधी भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू विरोधी हो बाकियों की तरह। अच्छा, अब क्या होता है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है उस समय अकबर जो है ना 13 साल पे ही राजा बन जाता है। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद ये उत्तराधिकारी बनता था 13 साल पे ही। तो इसका जो गार्जियन रहता है वो बैरम खान रहता है। तो मतलब समझ लो मेन राजा तो खैर एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव ये रहता है, ये अकबर को समझ लो कि नॉमिनल टाइप का ना। तो अभी तो मेन बैरम खान था। तो बैरम खान की हेल्प से हेमू के अगेंस्ट जीतता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब मालवा, गढ़कटंगा, चित्तौड़, रणथंभौर, कालिंजर, गुजरात, मेवाड़, इन सब पे विजय प्राप्त करता है। हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1576 में। किसके अगेंस्ट? मान सिंह, जो इसका मिलिट्री कमांडर रहता है, मान सिंह। किसके अगेंस्ट? महाराणा प्रताप के अगेंस्ट। कौन जीतता है? मान सिंह। अब 1572 में गुजरात पर जीत में बुलंद दरवाजा बनाता है, फतेहपुर सिकरी।
बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में है। तो जो गुजरात पर जीत के मेमोरी में बुलंद दरवाज़ा बनाता है। अकबर ने राजपूत शासक भारमल की बेटी, जो जोधा भाई हम लोग देखते हैं, वो किसकी बेटी थी? राजपूत शासक भारमल। तो ऐसा होता है ना, ये जब इन पे लड़ाई के लिए जाता है तो इनको पता चल जाता है कि अब या तो लड़ाई करना पड़ेगा या तो सरेंडर कर दें। तो अगर लड़ाई होती तो इसको पता था कि इसका जो पूरा राज है बहुत ही खून खराबा होता और फाइनली ये जीत तो जाते ही। तो इसको पता था ये बात। तो ये सोचिए जब हम अपने लोगों को बचा सकते हैं तो समझौता ही कर लेते। तो इन्होंने समझौता कर लिया और बाद में इसका राजपूत जो शासक थे उसने इनका बहिष्कार भी कर दिया था भारमल का। फिर उसकी बेटी जोधा भाई से शादी कर ली अकबर ने। अब अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया, जजिया टैक्स को इसने समाप्त कर दिया। सुलह एक कुल एक डिपार्टमेंट था, सभी की शांति में जो विश्वास लगता था। सुलह एक कुल, समझ रहे हो? सुलह एक कुल एक डिपार्टमेंट नहीं था, मतलब एक सुलह एक कुल, सुलह करके रहो, समझ रहे हो? सभी को शांति। इसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना भी बनवाया था, इबादत खाना जहाँ पे लोग इबादत करते हैं, मतलब प्रार्थना का हॉल था। अब आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला का निर्माण कराया इसने। और क्या क्या कराया इसने? एक धर्म दीन इलाही तैयार किया, दीन इलाही एक धर्म तैयार किया। और ज़्यादा फेमस तो नहीं हो पाया ये, बट क्वेश्चन पूछता है कि इसको सबसे पहले अपनाया किसने था? तो बीरबल ने सबसे पहले इस दीन इलाही धर्म को अपनाया था। अब भूमि राजस्व प्रणाली, टोडरमल, टोडरमल किसके टाइम पे भी था? शेरशाह सूरी के भी टाइम पे था। जबती प्रणाली, भूमि का माप, भूमि का वर्गीकरण और किराया, मतलब जो भी रेवेन्यू से सिस्टम, लैंड रिफॉर्म, रेवेन्यू से सिस्टम जो भी था, रेवेन्यू सिस्टम, उस पर काफ़ी काम किया था। किराए के निर्धारण कहा जाता है। और मनसबदारी सिस्टम, तुलसीदास जो थे वो इसी के समकालीन थे, इसी के टाइम पे थे। अब देखो फॉरेन ट्रेवलर भी पूछता है कि कौन फॉरेन ट्रेवलर किसके कोर्ट में आया? तो राल्फ फिच इसके दरबार में पहुंचा था। राल्फ फिच, ईस्ट इंडिया की कंपनी का जो गठन हुआ था वो इसी के टाइम पे हुआ था, 1600 में। 1607 में पुर्तगालियों ने टोबैको इंट्रोड्यूस किया था, तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया था इसी के दरबार में। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पुर्तगालियों ने टोबैको को इंट्रोड्यूस किसके कोर्ट में किया? तो अकबर के कोर्ट में किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। राल्फ फिच फॉरेन ट्रेवलर जो था वो किसके कोर्ट में आया था? अकबर के कोर्ट में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखो इसके नवरत्न को देख लेते हैं। अब नवरत्नों को, बीरबल चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त रेवेन्यू मिनिस्टर, वित्त और राजस्व मंत्री। तानसेन दरबारी संगीतकार। मान सिंह मिलिट्री कमांडर। अबुल फजल, देखो अबुल फजल ने इसकी, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसकी बायोग्राफी किसने लिखी? अबुल फजल ने, आईने अकबरी, इसी को हम अकबरनामा नाम से भी जानते हैं। अबुल फैजी, अबुल फैजी महाभारत को फारसी में कन्वर्ट किया था, रज़मनामा। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था, एक क्वेश्चन कि गीता को किसने कन्वर्ट किया था? तो सबने ऑप्शन टिक कर दिया था अबुल फैजी, बट गीता को कन्वर्ट दारा सिखों ने किया था, जो औरंगजेब का भाई था। और जो अबुल फैजी था इसने महाभारत को फारसी में कन्वर्ट किया था, रज़मनामा। अब अब्दुल रहमानी, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजिया ओडिनो। अब 27 अक्टूबर 1605 में पेचिस के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर को आगरा के सिकंदरा में, उनके मकबरे में, तो इनका मकबरा कहाँ है? अकबर का टॉम कहाँ पे है? सिकंदरा में, आगरा में। अब जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर लाहौर को राजधानी बनाता है। ये किसको? अभी तक लाहौर को राजधानी बनाता है जहांगीर। भारत में इसने टोबैको को बैन कर दिया था। अकबर के कोर्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये इस पर प्रतिबंध लगा देता है तंबाकू पे। सिखों के 5वें गुरु गोविंद देव को एग्जीक्यूट करवा देता है। महाराजा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र को पराजित करता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मान सिंह किसको पराजित करता है? महाराणा प्रताप को। और इसके बेटे को कौन पराजित करता है?
महाराजा अमर सिंह, जो इसके बेटे थे उसको पराजित करता है। कौन? जहांगीर, महाराजा अमर सिंह को। उनकी सबसे बड़ी विफलता 1622 में कंगार के फारस से जो ये हार गए थे, ये इनकी सबसे बड़ी असफलता कहलाती है। जहांगीर ने 1611 में मेहर उन निसा से शादी की, मेहर उन निसा से शादी की। इसने इनको क्या टाइटल दिया? नूरजहां, नूरमहल, नूरजहां, नूरमहल टाइटल दिया। उन्होंने शाही न्याय के चाहने वाले के लिए आगरा के किले में जंजीर-ए अदल की स्थापना की। जंजीर-ए अदल, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। जंजीर-ए अदल, दीवाने इस्तिकाका, दीवाने को ही, ऐसे जो टर्म्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जंजीर-ए अदल। श्रीनगर में इसने शालीमार बनवाया, निशांत गार्डन बनवाया। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस, ये फॉरेन ट्रैवलर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने इनके दरबार का दौरा किया, इनके कोर्ट में आए थे। आत्मकथा क्या है? तुझके जहांगीरी। आत्मकथा क्या है इनकी? ऑटोबायोग्राफी। अरे यार, तुझके जहांगीरी। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? लाहौर में। अब अगला कौन है? शाहजहां, ग्रेट बिल्डर। ग्रेट बिल्डर, इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अंजुमा बानो बेगम, मुमताज महल से इसने शादी की, जिसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया था। मुगल वास्तुकाल का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्ट, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट। ताजमहल का निर्माण कराया इसने। 22 साल हो गए इसको, 22 साल लग गए पूरे होने में। इसका जो आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद ईसा इसका आर्किटेक्ट था। और ये भी माना जाता है कि औरंगजेब ने इनको इम्प्रिजन कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। तो ये ताजमहल को देख भी नहीं पाए थे, मतलब पास जाके। और समझ लो कि जहाँ पे इनको नज़रबंद किया था, तो वहाँ की बालकनी से शाहजहाँ ताजमहल को देखते थे। समझ रहा? बालकनी से नज़ारा लेते थे। अब देखो, ताजमहल बनवाया, नई राजधानी जहानाबाद दिल्ली में शिफ्ट किया। उनके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी घोड़े इंट्रोड्यूस हुए थे। मारवाड़ी घोड़े किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए? शाहजहां के टाइम पे। अब जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। इसी पे कोहिनूर डायमंड, इसी पे था कोहिनूर डायमंड, जिसको नादिर शाह चुरा के भाग जाता है। नादिर शाह, अभी लेटर मुगल्स में पढ़ेंगे, नादिर शाह जो होता है वो पीकॉक थ्रोन के कोहिनूर डायमंड को चुरा के भाग जाता है। लाल किला का निर्माण कराया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने इसको इम्प्रिजन कर लिया बाद में, कहा कि पापा बहुत हो गया, बहुत शासन कर लिए, अब चलो, अब मुझे शासन करने दो। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर टैवर्नियर मनुक्की, अब जो भी इसको प्रोनाउंस कर लो, MANUCCI, भारत के टाइम इसने भारत का दौरा किया था। किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे। इसने गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। विद्रोह हुआ था तो फिर इसने कहा कि नष्ट कर दो गुरुद्वारा। अब देखो औरंगजेब पे आ जाओ। शाहजहां को बंदी बना लिया समुद्रगढ़ के युद्ध में, बैटल ऑफ समुद्रगढ़ में। किसको? दारा सिकों को मार दिया। दारा सिको कौन था? जिसने गीता को फारसी में कन्वर्ट किया था। ही कन्वर्टेड गीता इनटू फारसी। आलमगीर नाम औरंगजेब ने अपनाया, आलमगीर नाम इसने एक्सेप्ट किया। जिंदा पीर नाम से जानते थे इसको। प्रतिबंधित संगीत और नृत्य को इसने बैन कर दिया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करा दिया। इसने जजिया को फिर से लगा दिया। ये थोड़ा हिंदू विरोधी टाइप का था। इसने जजिया को फिर से लगा दिया। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये काम चलो अच्छा किया। शिवाजी जो काफ़ी तगड़े शासक थे, उनकी जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी उसकी तारीफ काफ़ी करता था ये। उसी के कारण उनको माउंटेन रैट की उपाधि दी थी इसने, पर्वती चूहा, क्योंकि इनकी जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी उसकी वजह से इसने माउंटेन रैट का टाइटल दिया था इन्हें। शिवाजी को राजा की भी उपाधि किसने दी थी?
औरंगजेब ने दी थी। 1615 में 1665 में इसने पुरंदर की संधि कर ली, किसके साथ? शिवाजी के साथ। महाराजा जयसिंह और शिवाजी के साथ इसने, मतलब महाराजा जयसिंह जो औरंगजेब का ही मतलब कांटेक्ट में कह लो, जो भी कह लो, तो शिवाजी के बीच संधि हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पुरंदर की संधि। उन्होंने लाहौर में जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा और जामा मस्जिद। जो आर्किटेक्चर्स हैं हमारे, वो भी पूछे जाते हैं कि ये किसने बनवाया, वो किसने बनवाया। अब लाल किले में इसने मोती मस्जिद भी बनवाया, लाल किले के अंदर इसने मोती मस्जिद भी बनाया। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। 1707 में मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के दौलताबाद में इसका मकबरा है। औरंगाबाद भी इसी ने बसाया था, जिसका भी नाम चेंज हो गया, सरकार गिरते गिरते महाराष्ट्र के उन्होंने नाम चेंज कर दिया आखिरी दिन पे, औरंगाबाद का। अब लेटर मुगल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम, शाह जहानदार शाह, इसने क्या किया? इसने जजिया को रिमूव कर दिया। फिर जजिया को इसने रिमूव कर दिया, किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था, उससे पहले अकबर ने रिमूव किया था। तो जहानदार शाह जो था, इसने जजिया को समाप्त कर दिया। फर्रुखसियार, ऐसा कहते हैं कि फर्रुखसियार एक बार बहुत बीमार था, तो इसकी जो दवाई किसी ब्रिटिशर्स ने इसकी दवाई ववाई की होगी, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया और ये खुश होके कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, फ्री ट्रेड करने की, टैक्स फ्री ट्रेड करने की इसने अनुमति दे दी। और माना जाता है कि काफ़ी बड़ा ब्लंडर था, फर्रुखसियार का काफ़ी बड़ा ब्लंडर था ये। अब मोहम्मद शाह के टाइम पे ही ये नादिर शाह आया था और नादिर शाह इसको पराजित कर देता है। और मैंने क्या बताया, पीकॉक थ्रोन में जो कोहिनूर डायमंड था, पीकॉक थ्रोन में जो कोहिनूर डायमंड था, इसको लेके भाग जाता है ये नादिर शाह। अहमद शाही आलमगीर द्वितीय के टाइम पे कौन सा? प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। शाह आलम टू, बैटल ऑफ बक्सर 1764। अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। बहादुर शाह सेकंड, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें ये लीडर बना दिए थे। वैसे तो थे तो बूढ़े थे, लेकिन सबने कहा कि आप लीडर बन जाए, आप सबसे सीनियर हैं, आप नेतृत्व तो संभालिए। फिर बाद में कहाँ भाग जाते हैं? कहाँ भाग जाते हैं ये? रंगून भाग जाते हैं और फिर वहीं पे उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने पूरा दिल्ली सल्तनत, अर्ली मेडिवियल और मुगल एम्पायर, तीनों हमने तीनों कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, ये लेक्चर आपने देख लिया, आप एक बार और 2x पे करके देख लीजिए, उसका मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे? मेरा टेलीग्राम हैंडल है प्रिपरेशन _मंत्र। यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो ब्लू हाईलाइटेड वाली चीज़ें हैं, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या रखना है? कोई फॉरेन ट्रेवलर है, या कोई डिपार्टमेंट है, जैसे दीवाने कोई हो गया, ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। साथ में फॉरेन ट्रेवलर आपको याद रखना है, साथ में जो आर्किटेक्ट हैं वो याद रखना है कि किसको किसने बनवाया है। तो ये सब का आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेडिवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।